चैप्टर नंबर 3 को एक बार अपन शॉर्ट में रिकॉल कर रहे हैं। इस चैप्टर में ब्रॉडली 3 स्टैंडर्ड कवर होते हैं। स्टैंडर्ड 315, 320, 330 और एक ऐसे हमारा पेंडिंग है ऐसे 320, जो एकदम अलग डिफरेंट स्टैंडर्ड है मटेरियलिटी के बारे में। इस ऐसे में और ये कोर एलिमेंट है पूरे ऑडिट का, क्योंकि ये बेसिक ऑडिट प्रोसीजर है जिसके थ्रू ऑडिटर नेक्स्ट चैप्टर में क्या ऑब्टेन करता है। बोलिए एविडेंस। जो अपन नेक्स्ट चैप्टर चालू किए हैं वो एविडेंस लेने का बेस ये है कि ऑडिटर को ये प्रोसीजर परफॉर्म करनी होगी। फर्स्ट प्रोसीजर ऐसे 315 बोलता है कि ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है रिस्क ऑफ, और जैसे ही रोमम वर्ड आ जाता है तुरंत माइंड में क्लिक करना कि भाई रोमम मतलब होता है IR एंड CR, इसी को रोमम बोलते हैं। इनहेरेंट रिस्क बिजनेस से जुड़ा हुआ है। ससेप्टिबिलिटी ऑफ द असर्शन, दैट मीन्स अकाउंट बैलेंस, क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन टू ए मटेरियल मिस स्टेटमेंट बिफोर कंसिडरेशन ऑफ रिलेटेड कंट। अब मेरे को बोलने दीजिएगा, आप लोग मत बोलना। कंट्रोल रिस्क, नहीं तो मैं जो याद करके आया हूं भूल जाऊंगा। कंट्रोल रिस्क मीन्स a risk in which the entity internal control system unable to prevent, detect or correct the material misstatement on the timely basis at the financial statement। जब एंटिटी का कंट्रोल अगर कंपनी के मिस स्टेटमेंट को प्रिवेंट डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो उस रिस्क को अपन बोलेंगे कंट्रोल रिस्क। IR/CR दोनों कंबाइंडली ऑडिटर असेस करता है और इसका जो रिजल्ट निकलता है IR/CR का कंबाइंड रिजल्ट को अपन बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस। रोमम दो जगह असेस होता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर और एट द असर्शन लेवल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मींस एक ऐसा रिस्क जो परवेसिव नेचर का है, कैन अफेक्ट द मेनी असर्शन। और असर्शन लेवल का रिस्क मींस पर्टिकुलर किसी असर्शन पर जिसका यूज ऑडिटर करता है टू डिटरमाइन द NTE ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर एट द सच असर्शन। मतलब उस असर्शन में मुझे कितनी ऑडिट प्रोसीजर लगानी होगी ये डिसाइड करने के लिए ऑडिटर रोमम असेस करता है एट असर्शन लेवल पर। फिर बेटा 330 में हम रिस्क को रिस्पॉन्स देंगे, यानी हम अपना रिस्क डिसाइड करेंगे जिसको बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क का मतलब यह होता है एक ऐसा रिस्क जिसमें ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बाद भी अगर कुछ गलतियों को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, इफ ऑडिटर इज अनेबल टू डिटेक्ट द सर्टेन मिस स्टेटमेंट आफ्टर परफॉर्मिंग द सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, देन सच रिस्क इज कॉल्ड द डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क दो वजह से अराइज होता है ऑडिट में। पहला सैंपलिंग की वजह से और सेकेंड होता है नॉन सैंपलिंग की वजह से। सैंपलिंग का मतलब कि ऑडिटर ने कम ट्रांजैक्शन चेक करके पूरे इस पॉपुलेशन में जो कंक्लूजन दिया है वो माइट बी डिफरेंट हो सकता था इफ इंटायर पॉपुलेशन वाज सब्जेक्ट टू द सेम ऑडिट प्रोसीजर। और नॉन सैंपलिंग का मतलब बिना नॉन सैंपलिंग की वजह से रिस्क अराइज हुआ। लाइक ऑडिटर ने गलत ऑडिट प्रोसीजर लगा दी, गलत ऑडिट प्रोसीजर किसी आइटम में लगा दी, तो इट इज कॉल्ड द नॉन सैंपलिंग रिस्क। Irrespective of assess risk, चाहे रिस्क कितना भी क्यों ना हो, some detection risk always remain even auditor has to examine the 100% transaction। यानी अगर ऑडिटर 100% भी ट्रांजेक्शन क्यों ना चेक कर ले, कुछ डिटेक्शन रिस्क हमेशा रहेगा, क्योंकि कुछ गलतियां इस नेचर की होती है जो ऑडिटर कभी भी प्रिवेंट डिटेक्ट नहीं कर सकता। एग्जांपल फ्रॉड हो गए जो ऑडिटर चेक करने के बाद भी डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो हर ऑडिट में याद रखना डिटेक्शन रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। ऑडिटर उसे बस कम कर सकता है बट उसे जीरो नहीं कर सकता। फाइनली इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा हमारा वो रिजल्ट आएगा ऑडिट रिस्क। और ऑडिट रिस्क का मतलब अपन सभी जानते हैं, ऑडिट रिस्क मींस ए रिस्क इन विच ऑडिटर फेल टू एक्सप्रेस द एप्रोप्रिएट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जिस्ट द मटेरियल मिस स्टेटमेंट। बट याद रखना ऑडिट रिस्क में दो चीजें इंक्लूड नहीं होती है। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिस्क? द फर्स्ट वन इज द ऑडिटर बिजनेस रिस्क,
यानी ऑडिटर का जो बिजनेस रिस्क है, लाइक ऑडिटर के अगेंस्ट में एडवर्स पब्लिसिटी हुई है, ऑडिटर को लिटिगेशन से लॉस हुआ है, उसे ऑडिट रिस्क नहीं बोलेंगे। और सेकेंड वन इज कि ऑडिटर ने रिपोर्ट कर दी थी मॉडिफाई, जबकि बाद में पता चला देयर इज नो मटेरियल मिस, इट इज नॉट ए ऑडिट रिस्क, इसे ऑडिट रिस्क नहीं माना जाएगा। अब ऑडिटर ऑडिट में सबसे पहला काम करेगा आईआरसीआर को असेस करना है उसे, और आईआरसीआर को असेस करने के लिए ऑडिटर जाएगा ऐसे 315 जिसका नाम है आइडेंटिफाई एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एट द सर्वर थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। ये ऐसे 315 का नाम है और यही प्रोसीजर भी है। इसी को अपन बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। कौन सी प्रोसीजर, एक बार बोलिए, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। An audit procedure designed and performed by the auditor. An audit procedure designed and performed by the auditor to identify and assess the risk of material misstatement, whether due to the fraud or error at the financial statement level or at the assertion level, through understanding of entity, its environment एंड इट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बस यही है रिस्क असेसर बेटा। ऑडिटर को समझना है कंपनी में जाकर कि कंपनी का क्या बिजनेस है, कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी में क्या कंट्रोल लगे हैं। ऑडिटर को ये ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग लेनी है कंपनी के बारे में थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट एंड इट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, देयर बाय प्रोवाइडिंग ए अप्रोप्रिएट देयर बाय प्रोवाइड अप्रोप्रिएट बेसिस टू डिजाइन एंड परफॉर्म फर्दर टू रिस्पॉन्स द असेस रिस्क, जिसके बेसिस पर ऑडिटर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दे सके असेस रिस्क को टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एट द लो लेवल, जिससे ओवरऑल ऑडिटर रोमम को कम कर सके एट द एक्सेप्टेबली लो लेवल। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क असेसमेंट जब प्रोसीजर परफॉर्म करते तो ऑडिटर 4 स्टेप अप्लाई करता है। 4 वर्ड से अंडरलाइन कर याद रखना। पहला आइडेंटिफाई करना, थ्रू आउट द ऑडिट अंडरस्टैंडिंग लेकर ऑडिटर रिस्क को आइडेंटिफाई करेगा। अब ऑडिटर उन रिस्क को ये करेगा, असेस करेगा कि वो क्या वो रिस्क परवेसिव है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। तीसरा ऑडिटर अब देखेगा कि व्हाट कैन गो रॉन्ग एट द असर्शन लेवल, मतलब अगर वो रिस्क इवेंट हुई तो कहां पर गलती हो सकती है, ऑकरेंस में, कंप्लीटनेस में कहां पर गलती हो सकती है, एंड लाइकलीहुड ऑफ इट ऑकरेंस। ऑडिटर ये देखेगा कि कितने चांसेस है वो रिस्क इवेंट होने के, कितने चांसेस है वो रिस्क इवेंट होने के, जिससे ऑडिटर को पता चल पाएगा कि वो रिस्क हाई है, मीडियम है कि लो है। ये ऑडिटर असेस कर पाएगा। तो ये 4 स्टेप 4 वर्ड से याद रखना, आइडेंटिफाई, असेसिंग, और उसके बाद व्हाट कैन गो रॉन्ग, और लास्ट वन इज द लाइकलीहुड ऑफ इट्स ऑकरेंस। अब हमको सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंटिटी के बारे में। हम एंटिटी के बारे में ब्रॉडली 5 चीजों के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेते हैं ऑन एमआरपी, और ये अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए हम 4 मेथड का यूज करते हैं: इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। 5 इंपॉर्टेंट मेथड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, जिसको अपन बोलते हैं नॉलेज ऑफ बिजनेस ले रहे हैं हम। सबसे पहला है ऑडिटर shall obtain understanding of the entity objective and strategy those relate to the business risk which can result into the risk of। ऑडिटर यहां पर अंडरस्टैंडिंग लेगा नेचर ऑफ एंटिटी के बारे में और OOIS के बारे में। ओ का मतलब इट्स ऑपरेशन, इट्स ऑनरशिप, इन्वेस्टमेंट, और वे द एंटिटी आर स्ट्रक्चर, मतलब फाइनेंस, कैपिटल डेट इक्विटी रेशियो क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, ये ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा। नेक्स्ट ऑडिटर रिव्यू करेगा मेजरमेंट एंड रिव्यू द परफॉर्मेंस, की परफॉर्मेंस को रिव्यू करेगा, लाइक कंपनी के बजट को देखेगा, वेरिएंस एनालिसिस देखेगा, क्रेडिट रेटिंग की रिपोर्ट देखेगा, ये सब रिपोर्ट रिव्यू करके मेजरमेंट करेगा परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडिटर ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलिवेंट
रेलिवेंट इंडस्ट्री। नेक्स्ट रेगुलेटरी, कंपनी पर कौन कौन से रेगुलेशन अप्लीकेबल होते हैं। एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर, अदर एक्सटर्नल इंक्लूडिंग अप्लीकेबल FRF। और लास्ट वन इज द ऑडिटर समझेगा कंपनी के यहाँ सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसी, पी का मतलब पॉलिसी, और कंपनी के यहाँ कैसे अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट, क्या वो पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही है कि नहीं, ये ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा। तो बेटा ये 5 चीजों के बारे में, इसमें से आर के अंदर के पॉइंट हमेशा पढ़ के जाएगा कि ऑडिटर रेलिवेंट जर्नल पॉइंट है कि रेलिवेंट इंडस्ट्री मतलब किस इंडस्ट्री, क्या वो सीजनल बिजनेस करती है ना, कॉम्पिटिशन कितना है, मार्क सप्लाई कस्टमर किस टाइप के रिलेशनशिप है, ये सब ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा। अब ये अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए ऑडिटर बहुत सारे लोगों से इंक्वायरी, प्राइमरी इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट एंड दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, प्राइमरी। लेकिन ऑडिटर कंपनी के अदर ऑफिशियल से भी इंक्वायरी कर सकता है। फॉर एग्जांपल पहला ऑफिशियल है इंटरनल ऑडिट पर्सोनल, इससे मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी इसके बारे में, ये वर्ड याद रखना, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर मेनली काम करता है कंट्रोल के बारे में, कंट्रोल को चेक करता है, तो ऑडिटर को कंट्रोल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कंपनी के यहां कंट्रोल कैसे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। सेकेंड, ऑडिटर इंक्वायरी करेगा पर्सन इन्वॉल्व इन इनिशिएट रिकॉर्ड प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंट्री। ऑडिटर इंक्वायरी करेगा जो पर्सन इन्वॉल्व है इनिशिएट प्रोसेस करने में कॉम्प्लेक्स एंट्री। इन हाउस लीगल काउंसिल से ऑडिटर इंक्वायरी करेगा। ऑडिटर मार्केटिंग वाले से इंक्वायरी करेगा, मार्केट की स्ट्रेटेजी जानने के लिए, चेंज हुई है कि नहीं, कस्टमर रिलेशनशिप कैसा है ये जानने के लिए। नेक्स्ट, कंपनी के रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन से इंक्वायरी करेगा कि कंपनी के यहाँ कौन कौन से रिस्क हैं, ऑपरेशनल रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, ये सब। और लास्ट, ऑडिटर आईटी पर्सोनल से इंक्वायरी करेगा, जो कंपनी का आईटी बंदा होगा, लाइक कंपनी का CIO कौन है, CISO कौन है। उसके बाद ऑडिटर ये देखेगा आईटी रिलेटेड रिस्क क्या है, सिस्टम चेंज हुआ है क्या, सिस्टम फेल्यूर हुआ है क्या, इन सब के बारे में ऑडिटर वो इंक्वायरी करेगा। तो ये 6 बंदे थे, शायद 6 ही थे ना। मार्केटिंग हो गया, रिस्क मैनेजमेंट, आईटी, इन हाउस, इतने ही थे। ऊपर में ये 2 हो गए, ठीक। फिर ऑडिटर बहुत सारे कंपनी के रिकॉर्ड को इंस्पेक्शन करेगा, मिनट्स हो गई, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, मैनेजमेंट रिपोर्ट, ये सब। ऑब्जर्वेशन, ऑडिटर फैक्ट्री प्रीमाइसेस में जाकर ऑब्जर्व करेगा कंपनी के यहाँ बिजनेस का सिस्टम क्या है, पॉलिसीज क्या है। और ऑडिटर बहुत सारे रेशियो और एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके कंपनी के बारे में ब्रॉडली कुछ अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करेगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट मेथड थे जिसके थ्रू ऑडिटर कंपनी के यहाँ अंडरस्टैंडिंग लेता है। अब याद रखना, ये जो अंडरस्टैंडिंग लेनी है ये एक ही फेस में नहीं होती है, ये अंडरस्टैंडिंग थ्रू आउट द ऑडिट। इसलिए बोला गया कि अंडरस्टैंडिंग लेना एंटिटी और इट्स एनवायरमेंट के बारे में, इट इज ए, याद रखना, डायनेमिक and continuous process to gather, update, analyze the information throughout the audit। इससे ऑडिटर को क्या क्या हेल्प मिलेगी, तो इसका एक न्यूमेनिक याद रखना है, मेन एरियाज। 5-6 पॉइंट भी आप याद रखते हैं बहुत सिंपल से। इससे ऑडिटर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई, असेस कर पाएगा अंडरस्टैंडिंग लेने से। ऑडिटर डिसाइड कर पाएगा अकाउंटिंग पॉलिसी जो अप्लाई हो रही है वो सही है कि नहीं, कंपनी इवैल्यूएट कर पाएगा। नेक्स्ट, ऑडिटर देखेगा कि मुझे कितने एविडेंस चाहिए, कितने रिलायबल और एक्सटेंड ऑफ एविडेंस। नेक्स्ट, एक एनालिटिकल प्रोसीजर का कब यूज करना चाहिए। एरिया रिक्वायरिंग द स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन, कौन से एरिया है जिसमें मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सब ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेने से ये सब ऑडिटर को बेनिफिट मिल पाएंगे। इसके बाद कौन कौन से रिस्क हैं जिसमें ऑडिटर को स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन देना होगा, और वो एरिया है CFO CSR,
रिस्क रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन, या फिर क्वेश्चन आएगा कि कौन से आइटम है जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क होता है जर्नली। तो ये 6 आइटम ऐसे हैं जो ऐसे 315 में दिए गए हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट रिस्क मिलेगा आपको। पहला है, अगर कंपनी के यहां हर जगह वर्ड लगा देना आगे, सिग्निफिकेंट कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो रिस्क है ये। कंपनी के यहां अगर फ्रॉड का रिस्क है तो ये सिग्निफिकेंट रिस्क है। कंपनी के यहां सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहे हैं, सिग्निफिकेंट रिस्क है ये। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट चेंजेस मतलब डेवलपमेंट हुआ है अकाउंटिंग में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अदर डेवलपमेंट हुआ है। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड लास्ट वन इज द सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टी। तो बेटा ये 6 आइटम है जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क होता है, जिसको न्यूमेरिक से याद रखना, CFO CSR। अब ऑडिटर इसको समझने के लिए जाएगा इंटरनल कंट्रोल्स। व्हाट इज द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज द पॉलिसी एंड प्रोसेस which is designed, implement and maintain by the management, TCWG or employees of the entity to provide reasonable assurance about the achievement of entity objectives। entity के 4 ऑब्जेक्ट अचीव हो पाएंगे। एंटिटी की एसेट सेफगार्ड हो पाएगी, एंटिटी के यहां जितने भी ऑपरेशन है वो एफिशिएंट चलेंगे, इफेक्टिव चलेंगे। एंटिटी के यहां लॉ का क्या होते जाएगा, कंप्लायंस, और रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कंट्रोल की कितने भी अच्छे हो, कंट्रोल हमेशा याद रखना कौन सा एश्योरेंस देगा, रीजन। बेनिफिट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, क्या बेनिफिट है? ऑडिटर अगर कंट्रोल को अंडरस्टैंड करता है तो ऑडिटर कैन आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर, आइडेंटिफाई कर पाएगा रीजन क्या है रोमम होने के, और टू डिटरमाइन द NTE ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि क्या कंट्रोल में भी कुछ, जैसे ऑडिट में इनहेरेंट लिमिटेशन होती है, क्या इंटरनल कंट्रोल में भी इनहेरेंट लिमिटेशन होती है? आंसर इज यस। द रीजन इज दैट द कंट्रोल कैन प्रोवाइड ओनली ए रीजनेबल एश्योरेंस, इट कैन नॉट प्रोवाइड ए एब्सोल्यूट एश्योरेंस। दूसरा, ह्यूमन जजमेंट में एरर, डिफेक्ट हो सकता है, ह्यूमन डिफेक्ट, कंट्रोल लगाने में ह्यूमन से गलतियां हो सकती है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल, जिसको हमने कंट्रोल लगाने को दिया उसे पता ही नहीं है कि पर्पज, मैनेजमेंट ने क्यों कंट्रोल लगाया। जब उसको पर्पज ही नहीं पता रहेगा तो वो कंट्रोल अच्छे से काम अप्लाई नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट वन इज द कल्यूजन अमॉन्ग द एम्प्लॉय, कितने भी अच्छे कंट्रोल आपने लगा दिए, 4 कंट्रोल, अगर चारों इंप्लॉय मिली भगत एक साथ मिल जाते हैं तो अच्छे से अच्छे कंट्रोल को एक वर्ड याद रखना, सरकमवेंशन, मतलब तोड़ देना। यानी कि अच्छे से अच्छे कंट्रोल को इंप्लॉय लोग मिलकर क्या कर सकते हैं, सरकमवेंशन, मतलब तोड़ सकते हैं, ब्रीच कर सकते हैं, तो बोलते हैं कल्यूजन अमॉन्ग द एम्प्लॉयज। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, जजमेंट में बाय द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के जजमेंट में गलती हो सकती है। जब कंट्रोल डिजाइन किए गए थे तो मैनेजमेंट ने किसी एरिया में हो सकता है बहुत ज्यादा एक्सेसिव कंट्रोल लगा दिए और किसी एरिया में बहुत वीक कंट्रोल लगा दिए, जजमेंट गलत हो सकता है। और लास्ट वन इज द स्मॉल एंटिटी में कंट्रोल लगाना डिफिकल्ट होता है बिकॉज देयर इज ए फीवर एम्प्लॉय, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम होते हैं, देयर इज ए लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ द ड्यूटीज। ये कंट्रोल्स के लिमिटेशन थे। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कंट्रोल्स के कंपोनेंट्स। कंट्रोल ये 5 चीजों से मिलकर डिजाइन होता है, इंप्लीमेंट होता है और मेंटेन होता है, जिसको अपन ने शॉर्ट वर्ड याद रखा था क्राई।
सबसे पहला मैनेजमेंट रिस्क असेसमेंट करती है। कंपनी की मैनेजमेंट खुद अपने बिजनेस का रिस्क असेस करती है। उस रिस्क को रिस्पॉन्स देने के लिए मैनेजमेंट डिजाइन करती है कंट्रोल एक्टिविटी। वो अच्छे काम करे इसके लिए मैनेजमेंट एक इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, कंट्रोल इन्वायरमेंट। कंपनी टाइम टू टाइम कंट्रोल को मॉनिटरिंग करते रहती है, फीडबैक लेना कस्टमर से, ये सब मॉनिटरिंग। एंड लास्ट वन इज द रिलायबल इंफॉर्मेशन, क्योंकि अल्टीमेट हमको अकाउंट से रिलेटेड कंट्रोल चाहिए, और अकाउंट से रिलेटेड कंट्रोल यहीं पर लगे होंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में, जिसके अंदर पूरे रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन प्रोसेस होते हैं, रिपोर्टिंग होती है। सबसे फर्स्ट कंट्रोल इन्वायरमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुनना मेरे से और प्लीज इस पॉइंट को लर्न करना, याद करना, माइंड में सेट करना। कंट्रोल इन्वायरमेंट मीन्स क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर। यानी कि किसी भी वर्किंग एनवायरनमेंट में जहां पर इंप्लॉय लोग काम करते हैं, वहां पर एक कल्चर क्रिएट करना ऑनेस्टी का और एथिकल बिहेवियर का। द स्ट्रेंथ इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टू द अदर कंपोनेंट टू द कंट्रोल। जितना ज्यादा कंट्रोल इन्वायरमेंट अच्छा होगा, मजबूत, वो एक फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा अदर कंपोनेंट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। बट कंट्रोल इन्वायरमेंट itself cannot prevent, detect or correct the material misstatement. However, control environment reduce the risk of material misstatement, खासकर risk of फ्रॉड की संभावना कम हो जाएगी अगर कंट्रोल इन्वायरमेंट अच्छा होगा। इट इंक्लूड्स द, याद रखना एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, कंट्रोल इन्वायरमेंट में इंक्लूड होता है गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शन। इट इंक्लूड ट्रिपल ए एटीट्यूड, अवेयरनेस और एक्शन of the management and TCWG concerning with the internal control. And last, it set a tone for the organization and it influenced the control consciousness among the people of the entity. कंट्रोल इन्वायरमेंट 7 चीजों से मिलकर डिजाइन, इंप्लीमेंट और मेंटेन होता है। कंट्रोल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स इज द आईपीसी साम। सबसे पहले कंट्रोल इन्वायरमेंट कैसे मजबूत होगा? सबसे पहला, कंपनी अपने हर इंप्लॉय को कम्युनिकेट करेगी एंड एनफोर्स करेगी इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यू। दूसरा, जब भी कंट्रोल डिजाइन होंगे इफेक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा टीसीडब्ल्यूजी का। ऐसा नहीं कि पूरा मैनेजमेंट देख रही है, टीसीडब्ल्यूजी उसके ऊपर वॉच करेगी कि कंट्रोल सही लग रहे हैं कि नहीं। कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंसी, जो पर्सन जिस जॉब के लिए सुटेबल है उसको वही जॉब एलोकेट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट टू कॉम्पिटेंसी। नेक्स्ट वन इज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कंपनी के यहां जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफिसर लोगों की, डायरेक्टर लोगों की, वो क्लियर होनी चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ह्यूमन रिसोर्सेस पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इंप्लॉय को जितना ज्यादा खुश रखोगे उतना वो ईमानदारी से और लॉयल्टी से काम करेंगे, ईमानदारी से। इसलिए आपकी बेटर ह्यूमन रिसोर्सेस लाइक कंपेंसेशन की पॉलिसी, रिवार्ड की पॉलिसी, प्रमोशन की पॉलिसी, ट्रेनिंग की पॉलिसी, ये सब पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज द असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी and responsibility, and last one is the भूल गया, मैनेजमेंट फिलोसॉफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल। तो बेटा ये 7 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है कंट्रोल्स इन्वायरमेंट्स।
हमारा ये इन्वायरमेंट और इससे लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वेदर कंट्रोल इन्वायरमेंट। देखना ये क्वेश्चन लिख रहा हूं, वेदर कंट्रोल इन्वायरमेंट इज द एब्सोल्यूट डिटरेंट टू द फ्रॉड। वेदर, ये बताइए, पहले ये एमसीक्यू में ट्रू फॉल्स में आता था, इंस्टीट्यूट ने लास्ट एग्जाम में इसे डिस्क्रिप्टिव में पूछ दिया। वेदर कंट्रोल इन्वायरमेंट इज एब्सोल्यूट डिटरेंट टू द फ्रॉड, तो आंसर लिखूंगा गलत। नहीं, कंट्रोल इन्वायरमेंट खुद कभी भी फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट नहीं कर सकता। कंट्रोल इन्वायरमेंट केवल अदर कंपोनेंट को क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ, मजबूती, फाउंडेशन, बट वो खुद एबल नहीं है टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट द मटेरियल मिसेस। इसके बाद हमारा बाकी जो कंपोनेंट्स आते हैं, लाइक सेकेंड कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल एक्टिविटी मींस हर जगह आपको फर्स्ट लाइन लिखना है, द ऑडिटर शैल ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल्स एक्टिविटी। Control activity means the policies, procedures which the management ensure to adhere by the employee, जिसको मैनेजमेंट ये इंश्योर कर रही है कि एम्प्लॉय लोग उसको अडेयर करे, फॉलो करे। इट इंक्लूड्स द कंट्रोल इन्वायरमेंट के एक्टिविटी के कुछ एग्जांपल याद रखना। पहला, परफॉर्मेंस रिव्यू। एग्जाम्पल, हमारे यहां सिस्टम बना है कि हर साल जैसे ही मार्च खत्म होता है 31 मार्च, हम तुरंत 1 अप्रैल को बजट से तुरंत क्या करते हैं, कंपेयर, और तुरंत हम ये निकालते हैं, क्या बोलिए, वेरिएंस, डिफरेंस निकालते हैं एक्चुअल और बजट में। और रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट को फिर पूछते हैं कि अगर कम परफॉर्मेंस हुआ तो भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए क्यों कम हुआ, परफॉर्मेंस रिव्यू। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। हमारे आईटी सिस्टम में बहुत सारे कंट्रोल लगे हैं, जर्नल आईटी, एप्लीकेशन आईटी, इंफॉर्मेशन प्रोसेस। नेक्स्ट, फिजिकल सिक्योरिटी। नेक्स्ट, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट, ऑथराइजेशन अप्रूवल। दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द कंट्रोल्स एक्टिविटीज। उसके बाद हमारा थर्ड आता है रिस्क असेसमेंट। सिंपल सा है कि ये ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा जो मैनेजमेंट ने रिस्क असेस किया है। हर कंपनी की रिस्क कैसे असेस करती है, वही 4 स्टेप यहां पर भी फॉलो करती है। बताइए 4 स्टेप। पहला, आइडेंटिफाई करना। फिर सिग्निफिकेंस, देखना कौन सा रिस्क क्या है, सिग्निफिकेंस। फिर तीसरा, लाइकलीहुड ऑफ इट्स ऑकरेंस। और फोर्थ, एड्रेस करना, एक्शन लेना टू एड्रेस दोज रिस्क। एक एंटिटी को रिस्क कहां से आ सकते हैं, एग्जांपल, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, प्रोडक्ट रिस्क, प्रोडक्ट, न्यू बिजनेस मॉडल रिस्क, न्यू बिजनेस मॉडल से, रेगुलेटरी रिस्क हो सकते, ऑपरेटिंग रिस्क हो सकता है। ये सब रिस्क होने के रीजन है। ये खत्म हो गया रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज द इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेटा इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब है अकाउंटिंग सिस्टम जिसके थ्रू एंटिटी के यहां एक ट्रांजैक्शन को इनिशिएट, रिकॉर्ड, प्रोसेस किया जाता है। ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा इस कैप के बारे में, इसके बिना याद ही नहीं होगा। ये न्यूमेरिक आपको पूरा हेल्प करेगा 6 पॉइंट लिखने में। ई का मतलब है बेटा ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा कंट्रोल। प्लीज ये याद करके जाना, यहां पर कंट्रोल, जिनको नहीं याद हुआ है वो प्लीज पूरा फोकस रखे। कंट्रोल सराउंडिंग द जर्नल एंट्री। क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन दैट आर सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लास कौन से ट्रांजेक्शन दो कंपनी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हुए। सी ये टफ रहता है, इसको थोड़ा सा, हाउ द इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर द इवेंट और कंडीशन अदर देन ट्रांजेक्शन दैट आर रिपोर्टेड टू बी द फाइनेंशियल स्टेट, जिसको रिपोर्ट करना है फाइनेंशियल स्टेट। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और एंड सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन दैट टू बी यूज to initiate, record, process and report transaction in the financial statement। कंपनी के यहां कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज होते हैं एंट्री करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए, इन सब के लिए कंपनी कौन से डॉक्यूमेंट का यूज करती है। जैसे एग्जांपल, हमारे यहां अगर परचेज की एंट्री करनी है तो परचेज का जो एंट्री पास करेगा ना अकाउंटेंट, उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट पहले होने चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए, जीआरएन उसके पास होना
चाहिए, पीओ की कॉपी होनी चाहिए, ये सब डॉक्यूमेंट उसके पास होंगे तभी वो एंट्री पास करेगा, उसके बिना वो एंट्री पास नहीं करेगा। तो बेटा ये है अकाउंटिंग रिकॉर्ड यूज बाय द एंटिटी। नेक्स्ट प्रोसीजर समझना है ऑडिटर को, थ्रू विच सच ट्रांजेक्शन आर इनिशिएटेड, रिकॉर्डेड, प्रोसेस और रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और लास्ट इज द एंटिटी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कंपनी के यहां बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, खुद इंटरनली बनती है कि किसी दूसरे को हायर करके हम काम देते हैं, बैलेंस शीट बनाने का काम किसी सीए को दे देते हैं। तो बेटा ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा कि कंपनी के यहां बैलेंस शीट कैसे बनती है। ये 5-6 इंपॉर्टेंट मैटर है जो ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग। लास्ट, अब ऑडिटर को लास्ट कंपोनेंट अंडरस्टैंड करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉनिटरिंग। द ऑडिटर सेल ओब्टेन, एक वर्ड आया था बीच में, मेजर एक्टिविटी यूज बाय द एंटिटी टू मॉनिटरिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। मॉनिटरिंग मीन्स असेसिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड टेक द नेसेसरी करेक्टिव एक्शन। कंपनी मॉनिटरिंग कैसे कर सकती है, या तो ऑन गोइंग, काम चल रहा है उसी समय देख लेगी, या फिर सेपरेट ही काम होने के बाद देखेगी, सेपरेट ही वैल्यूज, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कभी कभी कंपनी मॉनिटरिंग करने के लिए थर्ड पार्टी से भी क्या लेती है बेटा, इंफॉर्मेशन। एग्जांपल, कस्टमर से आप फीडबैक ले लो, ये भी तो मॉनिटरिंग का एक पार्ट हो गया। या रेगुलेटरी कमेंट, रेगुलेटर से कमेंट ले लो कि कंपनी के यहाँ लीगल कंप्लायंस अच्छे हो रहे हैं कि नहीं। अगर उसने बोल दिया, इसका मतलब कंपनी के यहाँ कंट्रोल अच्छे काम हो रहे हैं। ये खत्म हो गया हमारा मॉनिटरिंग, और यहां पर हमारे कंट्रोल्स के 5 कंपोनेंट खत्म हो जाए। अब कंट्रोल के बारे में कुछ मिसलेनियस बातें लिखी गई। कंट्रोल को इवैल्यूएशन करने के बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, इसका न्यूमेनिक बताया था, एराइज। एडविकेसी ऑफ इंटर, क्या ऑडिटर ये असेस कर पाएगा कि क्या कंपनी के यहां कंट्रोल एडवोकेट ऑपरेटिंग है कि नहीं। फिर सेकेंड ए का मतलब था एरिया वेयर द कंट्रोल आर एक्सेसिव और वेयर द कंट्रोल आर वीक। आर का मतलब बताइए, आर का मतलब हाउ द रिलायबल इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल टू द मैनेजमेंट, क्या कंपनी के यहां रिलायबल रिपोर्ट मैनेजमेंट को मिलती है कि नहीं। आई का मतलब वेदर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, क्या इंटरनल ऑडिट अच्छा काम कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट एस का मतलब सजेशन देना कि कहां पर कंट्रोल को इंप्रूवमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट लोकेशन ऑफ फ्रॉड, ऑडिटर को पता चल सकता है कि कहां पर फ्रॉड और एरर हो सकते हैं कंपनी में। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, 5-6 भी याद करके लिख देंगे, सफिशिएंट है। अराइज बेनिफिट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल। अब ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग करेगा। टेस्टिंग के वही मेथड है जो आप सभी जानते हैं, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और रीपरफॉर्मेंस। फिर ऑडिटर कंट्रोल के बारे में जानकारी कैसे लेता है, इंफॉर्मेशन लेने के मेथड 4 मेथड थे। पहला था नैरेटिव रिकॉर्ड, दूसरा था चेकलिस्ट, थर्ड वन था इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर, और फोर्थ था आपका फ्लो चार्ट। ये 4 मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ऑडिटर कंट्रोल के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करता है, कंपनी की कंट्रोल की जानकारियां ऑडिटर लेता है। पहला नैरेटिव रिकॉर्ड क्या होता है, याद रखना ये वर्ड मैं लिख रहा हूं, प्लीज सुनते जाना। इट इज ए कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम, मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एज फाउंड बाय द ऑडिटर इन ऑपरेशन। इट इज ए कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम एज फाउंड बाय द ऑडिटर इन ऑपरेशन। एक्चुअल टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेंस आर नेसेसरी बिफोर रिकॉर्ड कैन बी डेवलप।
यानी रिकॉर्ड डेवलप करने से पहले ऑडिटर कंट्रोल को टेस्ट करेगा, ऑब्जर्व करेगा, कैन बी डेवलप. इट इज मोर सुटेबल फॉर स्मॉल एंटिटी हैविंग नो फॉर्मल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, जहां पर कोई फॉर्मली कंट्रोल नहीं लगाए गए हैं. इसके कुछ डिसएडवांटेज है इस नैरेटिव रिकॉर्ड के. पहला, टू कंप्रिहेंड द इंटायर सिस्टम इज वेरी डिफिकल्ट. यानी पूरे सिस्टम को कंप्रिहेंसिव वे में लिखना, नैरेटिव रिकॉर्ड का मतलब कुल मिलाकर कंट्रोल की जानकारी जो मिला लिखना पॉसिबल नहीं है. टू कंप्रिहेंड द इंटायर सिस्टम इज वेरी डिफिकल्ट. एंड सेकेंड, टू आइडेंटिफाई द गैप इन द इंटरनल, यानी इंटरनल कंट्रोल में गैप क्या है, नैरेटिव रिकॉर्ड देखने से ये पता नहीं चलेगा कि इस कंट्रोल में कहां पर गैप है, वीकनेस है. ये दो डिसएडवांटेज थे. तो एक बार फिर से पढ़ लेना क्योंकि थोड़ी सी टफ लैंग्वेज रहती है. नैरेटिव रिकॉर्ड इज द रिकॉर्ड, इट इज ए कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम एज फाउंड बाय द ऑडिटर इन ऑपरेशन. But actual testing and observance are necessary before record can be developed. ये सिस्टम स्मॉल एंटिटी में सुटेबल होता है जहां पर फॉर्मली कंट्रोल नहीं लगे हैं. इस मेथड के कुछ डिसएडवांटेज है, लाइक टू कंप्रहेंड द इंटायर सिस्टम इज वेरी डिफिकल्ट. एंड सेकेंड, फॉर ऑडिटर के लिए आइडेंटिफाई करना गैप भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है. ये पहला रिकॉर्ड. दूसरा मेथड था जो बहुत सिंपल था, चेकलिस्ट. चेकलिस्ट का मतलब सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन और सीरीज ऑफ क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन विच द मेंबर ऑफ ऑडिटिंग स्टाफ मस्ट फॉलो और आंसर. जो ऑडिटिंग हमारे स्टाफ ही उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे या उन क्वेश्चन का आंसर देंगे. एग्जाम्पल लिख के आना. परचेज के बारे में एक चेकलिस्ट. आर द टेंडर कॉल बिफोर गिविंग परचेज ऑर्डर, यस और नो. आर परचेज ऑर्डर इन स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट, स्टैंडर्डाइज फॉर्म में है कि नहीं. आर परचेज ऑर्डर आर प्री नंबर है कि नहीं, प्री नंबर. और फोर्थ, इन्वेंट्री कंट्रोल अकाउंट यानी कि स्टॉक रजिस्टर कंट्रोल अकाउंट आर मेंटेन बाय द पर्सन हु आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू रिसीव द इन्वेंट्री, टू इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री, टू कस्टडी द इन्वेंट्री. ये सब पर्सन इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए. तो ये सब क्वेश्चन हो गए बेटा विथ रिस्पेक्ट टू चेकलिस्ट. उसके बाद नेक्स्ट आता है सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, ICQ. ये भी वही है, सीरीज ऑफ क्वेश्चन जो ऑडिटर प्रिपेयर करता है. और इस क्वेश्चन का आंसर कौन देता है, याद रखना, मैनेजमेंट और उनके एग्जीक्यूटिव स्टाफ देते हैं. नॉर्मली जो इन क्वेश्चन का आंसर रहता है वो यस, नो और नॉट अप्लीकेबल. यस का मतलब कंट्रोल आर सेटिस्फैक्टरी, नो फर्दर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर. नो इज द कंट्रोल आर वीक, फर्दर एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द मैनेजमेंट. एंड नॉट अप्लीकेबल व्हेन द बिजनेस क्वेश्चन आर नॉट अप्लीकेबल टू द बिजनेस, तो नॉट अप्लीकेबल का आंसर रहेगा. और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए थे हमारा परचेज के बारे में, फिक्स एसेट के बारे में, क्रेडिटर्स के बारे में, कस्टमर डेटर के बारे में, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट का मतलब है इट इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द कंट्रोल्स और एक्टिविटीज एज फाउंड इन द ऑपरेशन. मतलब कंपनी के यहाँ कौन कौन सी एक्टिविटी कैसे परफॉर्म होती है उसका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है. It is the most concise and comprehensive way to present the internal control in the organization. It provides a neat visual picture about the whole activity under the organization. यानी एक विजुअली आपको पिक्चर प्रोवाइड करती है कि कैसे कंपनी के यहाँ एक एक्टिविटी परफॉर्म होती है. ये हो गया बेटा फ्लो चार्ट. अब अपन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट्स में चलते. मीनिंग ऑफ ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट. ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट मीन्स ए बिजनेस इन्वायरमेंट वेयर द प्रोसेस, ऑपरेशन, अकाउंटिंग, इवन डिसीजन मेकिंग
are carried out by the information system, computer system, which is known also as a IT system or information system. The complexity of the business is increase where level of automation. अगर जितना ज्यादा level of automation होगा business की क्या बढ़ते जाएगी, complex. Features of automated environment. पहला, फास्टर बिजनेस ऑपरेशन. बहुत सिंपल है, रटना नहीं है, सोच के लिखना है कि अगर एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के फीचर क्या है. पहला, फास्टर बिजनेस ऑपरेशन. सेकेंड, प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा. आप एक साथ 5 लाख एंट्री एक साथ पास कर सकते हो. प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा. प्रोसेसिंग एक्यूरेसी ऑफ प्रोसेस, गलती नहीं होगी प्रोसेसिंग करने में, एक्यूरेसी रहेगी. नेक्स्ट, बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल, लेस ह्यूमन एरर. ह्यूमन एरर होने के चांसेस कम रहेंगे क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है नहीं. नेक्स्ट, बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल, इंटीग्रेशन. आप सिस्टम को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं. इंटीग्रेशन बिटवीन द बिजनेस ऑपरेशन और नेटवर्क कैपेबिलिटी, सिस्टम कनेक्टिविटी एंड नेटवर्क कैपेबिलिटी. तो ये 6-7 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट. नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ. जब ऑडिटर 315 में रिस्क असेसमेंट करता है, जब एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेता है, तो अगर मैं किसी ऐसे बिजनेस की ऑडिट कर रहा हूं जो 100% ऑटोमेशन में काम कर रही है, लाइक एग्जांपल हो गया कि अमेजोन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, ये 100% ऑटोमेटेड बिजनेस है, इसकी ऑडिट करूंगा तो मेरे को सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेनी है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की. और उसमें मैं इस न्यूमेनी के बिना याद नहीं होगा, याद रखना, AIPL पेड वर्जन, AIPL पेड वर्जन. एक पॉइंट तो यहीं से तैयार हो गया, कंपनी कौन सा वर्जन यूज कर रही. वर्जन लेटेस्ट वर्जन है कि पुराना है. पुराना होगा तो रिस्क है, क्योंकि वो नए रिस्क को प्रिवेंट डिटेक्ट नहीं कर पाएगा. पुराना वर्जन. सबसे पहला है, ए का मतलब एक्टिविटी आउटसोर्स. क्या कंपनी ने अपने लाइक आईटी मेंटेनेंस की एक्टिविटी आउटसोर्स कर दी है? मतलब जब भी सिस्टम खराब होता है बाहर वाला आकर सिस्टम को बनाकर जाएगा. रिस्क है. बाहर वाला कंपनी के डेटा को चोरी करके ले जा सकता है, रिस्क है. सेकेंड, इंफॉर्मेशन सिस्टम बीइंग यूज. कंपनी कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रही है? टैली यूज कर रही है, सैप यूज कर रही है, ईआरपी यूज कर रही है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, ये समझना है. सेकेंड, पी का मतलब पर्पज. किस पर्पज के लिए यूज कर रही है? फाइनेंशियल के लिए कि नॉन फाइनेंशियल. नेक्स्ट, लोकेशन. क्या लोकली यूज कर रही है कि वर्ल्ड, इंटरनेशनली यूज, वर्ल्ड. नेक्स्ट, की पर्सन कौन है कंपनी का? CIO, CISO, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये कौन है, इसके बारे में इन लोग क्वालिफाई है कि नहीं. नेक्स्ट, आर्किटेक्चर बीइंग यूज. डेस्कटॉप बेस्ड सिस्टम यूज कर रही है, क्लाइंट सर्वर यूज कर रही है कि क्लाउड सिस्टम यूज कर रही है, समझना है. नेक्स्ट, इंटरफेस बिटवीन द सिस्टम. और डी का डेवलप, इन हाउस डेवलप और पैकेज, यानी कि कंपनी ने खुद सॉफ्टवेयर घर में बनाया है या मार्केट से खरीदा है. और लास्ट इज द वर्जन विच कैन बी यूज. तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, AIPL पेड वर्जन. अब हमने अंडरस्टैंडिंग ले ली. अंडरस्टैंडिंग ले लिया तो अब मेरे को क्या मिलेगा? रिस्क. IT का यूज करने से कंपनी के कंट्रोल में क्या क्या रिस्क अराइज हो सकते हैं, तो ये रिस्क है आपके सामने. फेल्ड, फेल्यूर टू चेंज द सिस्टम. मतलब कंपनी फेल हो गई है, सिस्टम चेंज नहीं कर रही है, यानी कि प्रोग्राम चेंज नहीं, पुराने प्रोग्राम पर भरोसा कर रही है. नेक्स्ट, अनऑथोराइज एक्सेस टू द डेटा. नेक्स्ट, इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा या इनएक्यूरेट डेटा प्रोसेस. नेक्स्ट, लॉस ऑफ डेटा. और एल का मतलब लैक ऑफ, एक्सेसिव एक्सेस देना, सुपर यूजर. और लास्ट, डायरेक्ट डेटा चेंज, बैकएंड चेंज करना. और या फिर एक और इसमें है प्रोग्राम चेंज, अनऑथोराइज चेंज इन द प्रोग्राम्स. ये हो गया रिस्क. अगर हम ये रिस्क को मिटिगेट नहीं किए तो ऑडिट पर 3 जगह इंपैक्ट पड़ेगा. पहला, ऑन सब्सटेंटिव टेस्टिंग पर इंपैक्ट, ऑन कंट्रोल पर इंपैक्ट, ऑन ऑडिटर रिपोर्ट पर इंपैक्ट. 3 जगह इंपैक्ट.
पहला सब्सटेंटिव। अब ऑडिटर सिस्टम की रिपोर्ट पर भरोसा, अब वो उनको रिपोर्ट जो निकलेगी ना उसको तू चेक करेगा डिटेल में, टेस्ट ऑफ डिटेल ज्यादा करेगा, ऑडिटर ज्यादा टेस्ट करेगा, सिस्टम रिपोर्टेड भरोसा नहीं करेगा। नेक्स्ट ऑडिटर ऑटोमेटेड कंट्रोल, जो सिस्टम में कंट्रोल लगे हैं उसमें लाइव सिस्टम डेप्रीसिएशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है, भरोसा नहीं करेगा। ऑडिटर मैनुअली कंट्रोल चेक करेगा डेप्रीसिएशन सही लग रहा है कि नहीं। नेक्स्ट ऑडिट रिपोर्ट, अगर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मिली कंट्रोल में तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट क्या कर देगा, बोलिए मॉडिफाई। ये हो गया इंपैक्ट ऑन ऑडिट। अब हमें कंट्रोल, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि अगर रिस्क को दूर करना है तो कंपनी को अब क्या डिजाइन करने होंगे, कंट्रोल, आईटी कंट्रोल। कौन से कंट्रोल, आईटी कंट्रोल। और ये 3 कंट्रोल थे जो सबसे इंपॉर्टेंट थे। पहला था जर्नल आईटी कंट्रोल, दूसरा एप्लीकेशन आईटी कंट्रोल, और तीसरा आईटी बेस मैनुअल कंट्रोल, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल बोलते हैं, या आईटी बेस मैनुअल कंट्रोल। सबसे पहला है जर्नल आईटी कंट्रोल। जर्नल आईटी कंट्रोल मींस एक पॉलिसी एंड प्रोसीजर विच सपोर्ट द फंक्शनिंग ऑफ, इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल। अगर ये अच्छे होंगे तो एप्लीकेशन कंट्रोल अच्छे से काम करेंगे। एंड सपोर्ट द फंक्शनिंग ऑफ मेनी एप्लीकेशन। ये इनडायरेक्ट कंट्रोल होते हैं और परवेसिव नेचर के होते हैं। इसके 4 एग्जांपल थे। पहला था प्रोग्राम चेंज कंट्रोल, एक्सेस सिक्योरिटी कंट्रोल, डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन कंट्रोल, और एप्लीकेशन एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस कंट्रोल। सबके ऑब्जेक्टिव याद रखने। सबसे पहला प्रोग्राम चेंज का, टू इंश्योर दैट मॉडिफाई प्रोग्राम सिस्टम कंटिन्यू टू मीट द फाइनेंशियल, इसके एक्टिविटी भी याद रखने। ओवरऑल चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, सेकेंड ट्रैक करना, रिकॉर्ड करना, और फिर मेक करना चेंज को, और चेंज को अप्लाई करना इन द प्रोडक्शन। फिर है एक्सेस सिक्योरिटी, टू इंश्योर दैट एक्सेस टू द डेटा एंड प्रोग्राम आर ऑथेंटिकेटेड एंड अथॉराइज्ड टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। पहला ओवरऑल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट पहली एक्टिविटी। दूसरा सिक्योरिटी पॉलिसी एंड प्रोसीजर। अब तीसरा हर में पॉलिसी लगाते जाओ, एक्सेस सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी। ये 5 सिक्योरिटी खत्म हो गया। नेक्स्ट नेटवर्क एंड डेटा सेंटर, ये लास्ट एग्जाम में एमसीक्यू में आया था। इसका ऑपरेशन वर्ड से याद रखना, तो ऑपरेशन का मतलब ये मैंने बताया था, उसको प्रोडक्शन याद रखना। तो टू इंश्योर दैट प्रोडक्शन सिस्टम आर प्रोसेस टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। द मेजर एक्टिविटी ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। सेकेंड बैचेस, मेरे को याद है, अभी मैं भी भूल गया हूं सेकंड पॉइंट, बट इतना याद है बैचेस पढ़ा था। तो प्रिपेयर, शेड्यूल, एग्जीक्यूट बैचेस। फिर फॉर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, हमारा विंडो कैसे चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा नेटवर्क सही चल रहा है कि नहीं, मॉनिटरिंग करना परफॉर्मेंस की। और फिर बैकअप लेना है अपने को। और फिर डिजास्टर वाला एक पॉइंट था, डिजास्टर रिकवरी प्लान एंड बिजनेस कंटिन्यूटी, रिकवरी फ्रॉम फेल्यूर। 5 पॉइंट थे। एंड लास्ट वन इज द एप्लीकेशन एक्विजिशन डेवलपमेंट, टू इंश्योर दैट the program are developed, configured to meet the financial reporting। अब इसमें पहला ओवरऑल मैनेजमेंट, दूसरा था प्रोजेक्ट इनिशिएशन, तीसरा था कंस्ट्रक्शन, डिजाइन करना, कंस्ट्रक्शन करना, और टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस। ये 4 इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। फिर हमारा एप्लीकेशन कंट्रोल था,
जो हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी को और हमारे डेटा की सिक्योरिटी को मेंटेन करता है। और इसमें हमारे 5 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे। एम यूजर, पहला था मैंडेटरी डेटा फील्ड। यू का मतलब यूजर लिमिट चेक, एस का मतलब सीक्वेंस नंबर चेक करना, ई का मतलब एडिट फील्ड और वैलिडेशन ऑफ इनपुट डेटा, और आर का मतलब रीजनेबलनेस चेक, रीजनेबलनेस चेक। एम यूजर। उसके बाद लास्ट था आईटी डिपेंडेंट मैनुअल। बेसिकली ये हमेशा ध्यान रखना कौन से कंट्रोल होते हैं मैनुअली, बट यूज द सम फॉर्म ऑफ द आईटी डेटा और रिपोर्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द सिस्टम। ये हमारे कंट्रोल हो गए बेटा। अब यहां पर कंट्रोल खत्म होने के बाद फिर नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा चालू होता है ऑडिट अप्रोच इन द ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। 2-3 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसके मेन हेडिंग याद रखना। और मेन हेडिंग क्या है, बहुत सिंपल है। किसी भी ऑडिट में पहला काम क्या करते हैं, रिस्क असेस, यहां पर भी वही। फिर हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, कंट्रोल, यस सेकंड वही है। फिर हम इवैल्यूएट करते हैं ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, और फाइनली हम क्या करेंगे, रिपोर्ट। 4 इंपॉर्टेंट है। ये हमारा ऑडिट अप्रोच हो गया। अच्छा, उसके अंदर भी आप देखेंगे तो रिस्क असेसमेंट में मैंने कुछ पॉइंट टिक करवाए थे, 2-3 पॉइंट। सबसे पहले ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस, जो सबसे बड़े उसमें रिस्क हो सकता है। फिर लास्ट वाला पॉइंट टिक करवाया था, ऑडिटर देखेगा रिस्क फ्रॉम यूज ऑफ आईटी, वही फेल्ड, कि कौन कौन से रिस्क आईटी से राइज हो सकते हैं, अपनी इच्छा से लिख सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट में कंट्रोल में अंडरस्टैंडिंग, ऑडिटर जर्नल आईटी, सबसे लास्ट पॉइंट टिक करवाया था, जर्नल आईटी कंट्रोल और एप्लीकेशन आईटी कंट्रोल को अंडरस्टैंड करेगा। फिर एक रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिक्स बनाएगा कि कौन कौन से रिस्क है और उसके बगल में एक मैनेजमेंट ने क्या कंट्रोल लगा के रखे हैं। तो ये सब ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करेगा ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट कंसेप्ट, पहले मैं डेटा एनालिटिक कवर कर लेता हूं, बाकी फिर छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसकी फर्स्ट लाइन मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, डेटा एनालिटिक याद रखना, इट इज ए एनालिटिकल टूल्स और प्रोसेस जिसका यूज किया जाता है टू डिराइव द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग द रॉ सिस्टम ऑफ डेटा। मीनिंगफुल याद रखना, ये वर्ड लिखना है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन डिराइव करना फ्रॉम यूजिंग द रॉ सिस्टम ऑफ रॉ डेटा। रॉ डेटा मतलब बेसिक जो डेटा है, वॉल्यूम ऑफ डेटा है, उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन डिराइव करना बाय यूजिंग द टूल्स, टेक्निक और प्रोसेस। डेटा एनालिटिक का यूज ऑडिटर मैनेजमेंट करती है, बेसिकली बहुत सारे फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन में मैनेजमेंट करती है। तीसरा, डेटा एनालिटिक से जो रिपोर्ट जनरेट होती है उसे बोलते हैं MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट। और ऑडिटर जो यूज करता है डेटा एनालिटिक, उसका नाम, अनदर नेम होता है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। और ऑडिटर डेटा एनालिटिक का यूज करता है टू टेस्ट द इलेक्ट्रॉनिक डेटा रिसाइडिंग इन द कंप्यूटर सिस्टम बाय यूजिंग द स्प्रेडशीट और वेरियस स्पेशलाइज्ड टूल लाइक आइडिया और ACL। एप्लीकेशन ऑफ डेटा एनालिटिक बहुत सिंपल वे में याद करना, इसको टफ मत लेना। एक कार न्यूमेरिक याद रखना, पहले लास्ट के 2 पॉइंट लिख देना, री परफॉर्मेंस और रीकैलकुलेशन। री परफॉर्मेंस ऑफ रीकैलकुलेशन ऑफ बैलेंस लिख देना, री परफॉर्मेंस ऑफ कैलकुलेशन, डेप्रीसिएशन, इंटरेस्ट। ये फिर ये 2, ये भी बहुत है, एनालिसिस करना जर्नल एंट्री की और ऑडिट सैंपल सेलेक्ट करना, ऑडिट सैंपल। और फिर C, कंप्लीटनेस, देखना कि डेटा कंप्लीट है कि नहीं, एक्यूरेट। और दूसरा इवैल्यूस, कंट्रोल डेफिशिएंसी को इवैल्यूएट करना। बस ये 6 पॉइंट हो गए, यहां डेटा एनालिटिक खत्म हो जाता। फिर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में आ चुका है, ICFR, 4 सेक्शन।
द क्लास शेड्यूल 4, ये शायद 149 में है, 149 सब सेक्शन 8। सबसे पहला है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की मीनिंग। इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। Internal control financial reporting is the policy and procedure which are designed that is laid down by the management which ensure the following objective. First, efficiency and effectiveness of operation, compliance of law and regulation, safeguarding of assets, prevention and detection of fraud and error, and reliability of the financial इंफॉर्मेशन, रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव हैं। लगभग सेम है जो इंटरनल कंट्रोल की मीनिंग थी। अब इसकी रिपोर्टिंग 4 जगह होती है। पहला 134 सबसेक्शन 5 बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। डायरेक्टर लोग लिस्टेड कंपनी में एक स्टेटमेंट देते हैं, दे हैड लेड डाउन द पॉलिसीज टू बी फॉलोड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल एंड सच सिस्टम आर एडवोकेट एंड ऑपरेटिंग। सेकेंड 143 सबसेक्शन 3 ऑडिटर रिपोर्ट। The auditor in his main report shall include a statement that the internal financial control company may exist and such system are adequate and operating effectively. 177 ऑडिट कमेटी का एक फंक्शन दिया गया है कि ऑडिट कमेटी इवैल्यूट करती है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को और एक और चीज को इवैल्यूट करती है, याद रखना, RMS रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। और इसमें 149 डील विद द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो ड्यूटी दी गई है वो कहां पर दी गई है? शेड्यूल 4 में, उसके कोड ऑफ कंडक्ट दिए गए। और शेड्यूल 4 में ये लिखा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सेटिस्फाई होना है देमसेल्फ इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड एंश्योर दैट द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एंड इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, 2 वर्ड बोला था, याद रखना, रोबस्ट एंड डिफेंसिबल। रोबस्ट एंड डिफेंस। तो ये हमारा खत्म हो गया रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब बस ये ऑटोमेटेड वाला खत्म हो रहा है। लास्ट अब ऑडिटर अपनी फाइंडिंग देखेगा। इंटरनल कंट्रोल को चेक कर लिया ऑडिटर ने, यहां पर ऑटोमेटेड कंट्रोल को क्या वीकनेस मिली, क्या वीकनेस मिली, तो ऑडिटर सबसे पहले किसको रिपोर्ट करेगा? बोलिए, मैनेजमेंट को। और अगर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है तो किसको रिपोर्ट करेगा? TCWG, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। तो यहां पर ये ऑटोमेटेड खत्म हो जाता है। अब हमारा लास्ट स्टैंडर्ड चालू होता है SA 330 रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क। इस ऐसे में ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव दिया गया, द ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर एप्रोप्रिएट टू रिस्पॉन्स टू द असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एज पर SA 315। और वो डिजाइन करने के लिए ऑडिटर 2 काम करेगा। पहला काम है ऑडिटर करेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल। मैंने एक फ्लो चार्ट बनवाया था आपको, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल से बहुत क्वेश्चन निकलेंगे। और दूसरा सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। मेन याद रखना, ऑडिटर को अगर रिस्पांस देना है तो ऑडिटर को ये 2 काम करने होंगे, पहला टेस्ट ऑफ कंट्रोल और दूसरा सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। पहला, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लिख देता हूं। पहला ऑब्जेक्टिव मीनिंग, कंट्रोल टेस्ट क्यों करेगा? ऑब्जेक्टिव व्हेन नेसेसरी, कंपलसरी कंट्रोल टेस्ट करना कब जरूरी है। फिर तीसरा जो एग्जाम का क्वेश्चन है, नेचर, एग्जाम में आपके प्रोबेबिलिटी आ सकता है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल। यूज ऑफ एविडेंस लास्ट ईयर, टाइमिंग ऑफ टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल कब करेगा। आइए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स।
टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑडिटर क्यों करता है? टू ऑब्टेन द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये ऑब्जेक्टिव है कंट्रोल टेस्ट करने का। कब करना जरूरी है याद रखना, दो केस। पहला केस, जब ऑडिटर रिस्क असेसमेंट कर रहा था ना, उस समय उसको बहुत भरोसा लग रहा था, एक्सपेक्टेड रिलायंस ऑन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। और दूसरा, जब ऑडिटर को लग रहा है केवल ये प्रोसीजर लगाने से एविडेंस नहीं मिल सकते हैं, कंट्रोल चेक करना जरूरी रहेगा, उससे ही एविडेंस मिलेंगे, तो कंपलसरी है टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर। दो केस में करना जरूरी है। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग। ऑडिटर टेस्टिंग के लिए मेथड वही यूज करेगा, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ये मेथड है, ऑब्जर्वेशन और रीपरफॉर्मेंस। आप बताइए कौन सा मेथड सबसे अच्छा है? इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन इज मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। केवल इफेक्टिव की बात करूं तो रीपरफॉर्म, केवल एफिशिएंसी की बात करूं इंक्वायरी। नेचर में ऑडिटर तीन चीज चेक करेगा, हाउ एंड कंसिस्टेंसी एंड बाय वूम। किसके द्वारा कंट्रोल लगाए जा रहे हैं, हाउ द कंट्रोल अप्लाइड थ्रू आउट, कैसे लगाए जाते हैं समझेगा, एविडेंस देगा। कंसिस्टेंसी, क्या हर ट्रांजैक्शन में कंट्रोल लगते हैं कि नहीं, और किसके कैसे लगाए जाते हैं, मैनुअली, ऑटोमेटेड, कैसे लगाए जाते हैं, ये ऑडिटर एविडेंस देगा। नेचर ऑफ कंट्रोल और एक्सटेंट, कितने कंट्रोल चेक करेगा, ज्यादा की कम, इसका न्यूमेरिक याद रखना, राइट लेफ्ट। आर का मतलब ऑडिटर को कितने ज्यादा रेलिवेंट और रिलायबल एविडेंस चाहिए, कितने ज्यादा चाहिए। अगर ज्यादा चाहिए तो ज्यादा कंट्रोल चेक करने पड़ेंगे। सेकेंड, लेंथ ऑफ पीरियड ड्यूरिंग विच ऑडिटर रिलाय ऑन द इंटरनल कंट्रोल। ई का मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, कितने चांसेस है डेविएशन होने की। फ्रीक्वेंसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल ओवर द पीरियड, कितने बार कंट्रोल लगाए जाते हैं। एग्जांपल मैंने बेस दिया था, इन्वेंट्री वर्सेस सेल के कंट्रोल साल भर लगाए जाते हैं, इन्वेंट्री काउंटिंग के कंट्रोल केवल 31 मार्च में लगाए जाएंगे। और लास्ट इज द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम टेस्ट ऑफ अदर कंट्रोल। ये राइट लेफ्ट खत्म। अब क्या ऑडिटर लास्ट ईयर के एविडेंस को यूज कर सकता है? यस, कर सकता है। इस साल कंट्रोल फिर से टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर हैं जो ऑडिटर को बोलते हैं कि फिर से टेस्ट कर लेना चाहिए, और वो है पहला पीएम था शायद, पहला है पर्सोनल चेंज दैट अफेक्ट द सिग्निफिकेंटली एप्लीकेशन ऑफ द कंट्रोल। अप्लाई करने में अफेक्ट हो रहा है क्योंकि इंप्लॉय चेंज हो गए। दूसरा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंट्रोल वेदर मैनुअल और ऑटोमेटेड। अगर मैनुअल है तो ज्यादा भरोसा मत करो, फिर से कंट्रोल चेक कर लो। सी का मतलब इफेक्टिवनेस ऑफ अदर कंपोनेंट्स ऑफ, क्या कंट्रोल इन्वायरमेंट अच्छा है क्या, अगर है तो आप रिलाय कर सकते हो। नेक्स्ट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना है। नेक्स्ट, चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस बट लैक ऑफ चेंज इन द कंट्रोल। और लास्ट, डेफिशिएंसी इन द जर्नल आईटी कंट्रोल। अब ऑडिटर कंट्रोल चेक कर लिया, रिजल्ट निकालेगा। अगर कंट्रोल में डेविएशन मिला, कमियां मिली है, तो ऑडिटर इंक्वायरी करेगा, और इंक्वायरी करने के बाद ऑडिटर रीजन समझेगा कि क्यों आपके यहां डेविएशन, मैनेजमेंट से पूछेगा, रीजन समझेगा, और रीजन समझेगा 3 सॉल्यूशन निकालेगा। क्या पहला, जितना कंट्रोल चेक कर चुका हूं वो मुझे सफिशिएंट बेसिस दे रहा है कंट्रोल के बारे में, मुझे सेटिस्फाई हो गया, एश्योरेंस मिल गया कंट्रोल। दूसरा, कि ऑडिटर को लग रहा है नहीं और टेस्ट करूं कंट्रोल, एडिशनल टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल। ऑडिटर को लग रहा है कि और कंट्रोल को चेक करूं, सैंपल साइज बढ़ा दूं। और तीसरा, ऑडिटर को लग रहा है कि भैया कंट्रोल में टाइम वेस्ट है, मैं अपनी अब ऑडिट प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करूं, बाय परफॉर्मिंग द सब्सटेंटिव ऑडिट। तो रिस्क शुड बी एड्रेस्ड बाय परफॉर्मिंग द सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। यहां पर कंट्रोल खत्म हो जाता है बेटा। अब हमारा लास्ट कंसेप्ट बस छोटा सा आता है,
सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर याद रखना, इरिस्पेक्टिव ऑफ असेस रिस्क ऑफ मर्डर, चाहे रिस्क जीरो भी, मैं एज्यूम कर रहा हूं जीरो रिस्क है, हो नहीं सकता वैसे, जीरो रिस्क है कंपनी में, फिर भी ऑडिटर को हमेशा क्या परफॉर्म करना जरूरी है, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। और सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर मटेरियल अकाउंट में तो कंपलसरी करना है, जो बड़े बड़े अकाउंट है, जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन है उसमें, और उसमें ऑडिटर कौन कौन सी, पहला अप्रोप्रिएट, केवल क्या परफॉर्म कर ले, बोलो टेस्ट ऑफ डिटेल केवल, या फिर केवल क्या परफॉर्म कर ले, एनालिटिकल प्रोसीजर, या फिर तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों का यूज करे, दोनों का यूज। टेस्ट ऑफ डिटेल हम दो चीजों की करते हैं, अकाउंट बैलेंस की और क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन की। अकाउंट बैलेंस की टेस्टिंग को हम बोलते हैं वेरिफिकेशन, और क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन की टेस्टिंग को बोलते हैं वाउचिंग। वाउचिंग मेरे ख्याल से ये लास्ट था, इसके बाद एनालिटिकल प्रोसीजर की मीनिंग दी गई है। एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब होता है इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन। इट आल्सो इनकम्पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइडेंटिफाई फ्लक्चुएशन और relationship that are inconsistent with other information or by difference by expected value by significant amount। और लास्ट पॉइंट याद रखना, एनालिटिकल प्रोसीजर कौन से आइटम के लिए सुटेबल होती है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रिडिक्टेबल आइटम। कौन से आइटम, प्रिडिक्ट, जिसको एंटीसिपेट किया जा सकता है। अब आप लोग से दो क्वेश्चन, कौन से एरिया है जहां पर कंपनी के यहां मैनुअल टाइप ऑफ कंट्रोल, एक मैनुअल होते हैं दूसरा ऑटोमेटेड, और जनरली कंपनी कॉम्बिनेशन का यूज करती है, कुछ जगह मैनुअल लगाती है और कुछ जगह ऑटो। मैनुअल कंट्रोल कब जरूरी है, अच्छा रहेगा, चार केस। पहला, ऐसे एरिया जहां जजमेंट इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, डिस्क्रिशन इन्वॉल्व है, वहां पर मैनुअल कंट्रोल। दूसरा, जहां पर एरर को एंटीसिपेट करना डिफिकल्ट है, जहां पर इरेगुलर नॉन रेगुलर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं लार्ज वॉल्यूम के। और लास्ट, मॉनिटरिंग चेक करने के लिए, कंट्रोल की मॉनिटरिंग के लिए मैनुअल कंट्रोल मोर इफेक्टिव है। और उल्टा लिख देना, कब ऑटोमेटेड है, जब कंपनी के यहां लार्ज वॉल्यूम के रेकरिंग ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जहां पर एरर को एंटीसिपेट करना पॉसिबल है, वहां पर ऑटोमेटेड कंट्रोल मोर इफेक्टिव माने जाएंगे। तो मैंने कोशिश किया है, 90% अपना लगभग कवर हो चुका है, 5-10% छोटे छोटे बीच के छोटे होंगे। पेपर अभी बना नहीं है, देखेंगे। 40-50 के बीच में रहेगा।
What is the meaning of misstatement? Difference between the amount classification, presentation, disclosure as reported in the financial statement and amount classification, presentation, disclosure as required by the applicable FRR. And misstatement can arise either due to the fraud or error. What is the meaning of deficiency in the internal control system? कब माना जाएगा कि कंट्रोल डेफिशिएंट है? When the control are designed or implement in the way which are unable to prevent, detect or correct the material misstatement, या फिर नेसेसरी कंट्रोल जो होने चाहिए वो क्या थे बोलिए अब से? जहां कंट्रोल लगाने थे वहां मैनेजमेंट ने कंट्रोल ही नहीं लगाए, तो ये माना जाएगा देयर इज ए सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. बाकी फिर नेक्स्ट क्लास.